हेलो एंड वेलकम टू चैनल। आज हम शुरू करेंगे टेंस पार्ट 2। टेंस पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। पिछले पार्ट में हमने आपको दिखाया था टेंस की पहचान और टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। आज हम आपको दिखाएंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है किस टेंस में, और आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने के हम दो तरीके दिखाएंगे। इन तरीकों को आप याद कर लें और इसके बाद आप किसी भी टेंस को बड़े आसानी से बना सकेंगे। देखिए, आपने देखा था जो टेंस थे हमारे 3 थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर टेंस के 4 भाग थे। एक था इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं डू वर्ब का, कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं बी वर्ब का, परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैव वर्ब का और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं बीन वर्ब का। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि डू वर्ब में क्या क्या आता है। तो देखिए, जो इंडेफिनिट है उसमें हम डू वर्ब का यूज करते हैं और डू वर्ब में आता है डू, डज और डिड। डू, डज, डिड आता है आपका इंडेफिनिट में। कॉन्टिन्यूअस में हम बी वर्ब का यूज करते हैं और बी वर्ब में आता है हमारा इज, एम और आर। वॉज, वर, तो इज हम आर, वॉज, वर का यूज करते हैं। और जो परफेक्ट है उसमें हम हैव वर्ब का यूज करते हैं। इसमें आता है हमारा हैज, हैव और हैव। जबकि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है उसमें हम बीन वर्ब का यूज करते हैं। इसमें आता है हैज बीन, हैव बीन और या हैड बीन का यूज होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में हम डू वर्ब लगाते हैं और डू वर्ब में आता है डू, डज, डिड। डू, डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो डू वर्ब में आती है डू, डज, डिड। डू वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं और बी वर्ब में आता है इज एम आर, वॉज वर। इज एम आर का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और जबकि वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह से जो परफेक्ट है उसमें हम हैव वर्ब का यूज करते हैं और हैव वर्ब में आती है हैज, हैड। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे आप, डू, डज, डिड, इज एम आर, वाज वर। मतलब यहाँ रुकें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो प्रेजेंट में हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज या डू, डज और पास्ट में लगाएंगे डिड। कॉन्टिन्यूअस में लगाएंगे हम इज एम आर, वाज वर। परफेक्ट में हैव वर्ब लगती है, प्रेजेंट में लगाते हैं हम हैज, हैव, पास्ट में लगाते हैं हैड। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन वर्ब लगाते हैं। इसमें हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं और जबकि हैड बीन का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। तो ये है हमारा जो वर्ब है मेन। आपकी जो ढेर सारी वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब्स थी, इनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको सबसे पहले ये याद करना है कि इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब लगेगी, कॉन्टिन्यूअस में कौन सी वर्ब लगेगी, परफेक्ट में कौन सी वर्ब लगेगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी वर्ब लगेगी और इन वर्ब में क्या क्या आता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं इसमें 2 चीजें हैं, डू भी है और डज भी है। तो अब प्रश्न ये उठता है कब डू लगेगा, कब डज लगेगा। तो देखिए, जितने भी आपकी एस से एंड होने वाली हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे डज, इज, वाज, हैज बीन, जो एस से अंत होने वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब लगती हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वो सारी वर्ब्स लगाएंगे जिसके लास्ट में एस आता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वो सब वर्ब्स लगाएंगे जिनके अंत में यस आता है। जैसे डज, जैसे इज, वॉज, हैज और हैज बीन। इनका प्रयोग जो है हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी कि हम कह सकते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। जैसे कि आप जानते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है। देखिए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर
ही, सी, इट और किसी का नाम। ही, सी, इट व नेम के साथ, ही, सी, इट और नाम के साथ हम लोग जो है डू, डज में से डज को सिलेक्ट करते हैं, इज अमार में इज को, वाज वर में वाज को, हैज हैव में हैज को, हैज बीन में हैज बीन को सिलेक्ट करते हैं। और जो अकेले हैं वो तो सबके साथ लगेंगी। तो आपने यहाँ से देखा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट और नाम के साथ हम लोग जो है एस वाली हेल्पिंग वर्ब जैसे डज, इज, वॉज, हैज या हैज बीन का प्रयोग करते हैं। अब ये जो वॉज है आई के साथ भी वॉज लग जाती है, ये इसके एक्सेप्शंस में आती है। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट के लिए। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होती है तो इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, वो है आपका जो एंडिंग वर्ड्स हैं, जैसे ता है, ती है। तो आप जानते हैं ता है, ती है, प्रेजेंट इनफिनिट के अंत में आता है ता है, ती है। तो ता है, ती है लिखा हो तो आप लगाइए डज, ते है लिखा हो तो हम लगाते हैं डू, ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी और ते थे लिखा हो तो हम लगाते हैं डिड। इसमें आ जाते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। अगर गा, घी और गे लिखा हो तो हम लगाएंगे विल या शैल। इसके बाद ये हो गई बात इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट में अगर ता है, ती है तो डज, ते है के साथ डू, ता था, ती थी, ते थे के साथ डिड, गा, घी, गे के साथ विल या शैल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर लिखा है रहा है, रही है, रहा है, रही है के साथ लगाते हैं इज, रहे हैं के साथ लगाते हैं हम आर और रहा हूं के साथ लगाते हैं हम एम और रहा था और रही थी के साथ लगाते हैं हम वॉज, रहे थे के साथ लगाते हैं वर और रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे लिखा हो तो हम लगाएंगे विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में अगर चुका है, चुकी है लिखा है, चुका है, चुकी है, इसके साथ हम लगाते हैं हैज, चुके हैं के साथ लगाते हैं हैव और चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ लगाते हैं हम हैड। और अगर यही लिखा होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, तो इसके साथ हम लगाते हैं विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये हो गया इंडेफिनिट, ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट। तो आपने यहां देखा ता है, ती है की अंग्रेजी डज, ते है की डू, ता था, ती थी, ते थे डिड या लिया दिया गया सबके डिड, ता था, ती थी, ते थे लिया दिया गया, ये सब के लिए हम डिड लगाते हैं। गा, गी, गे के लिए हम विल या शैल लगाते हैं। पहले इसी पोर्शन को हम याद करेंगे क्योंकि हम पहला जो टेंस पढ़ेंगे वो सारे हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है ता है, ती है की अंग्रेजी क्या होती है डज, ते है की डू, ता था, ती थी, ते थे लिखा हो तो डिड लगाएंगे
और अगर गा गी गे लिखा हो तो विल या शैल लगाएंगे। इसी तरह से कॉन्टिन्यूज में आते हैं हम, तो रहा है रही है की होती है इज, रहे हैं की होती है आर, रहा हूं की होती है एम, और रहा था रही थी रहे थे की होती है वॉज, और रहे थे की वर, रहा होगा रही होगी रहे होंगे की होती है विल बी शैल बी, चुका है चुकी है की होती है हैज, चुके हैं की होती है हैव, चुका था चुकी थी चुके थे की होती है हैड, और चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे की होती है विल हैव या शैल हैव। अब बच जाता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर लिखा हुआ है यानी कि रहा है, रही है तथा समय लिखा है, तो हम लगाते हैं हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, सॉरी रहा है रही है और समय दिया है तो हैज बीन, रहे हैं लिखा है और समय दिया है तो हम लगाते हैं हैव बीन। इसी तरह से रहा था, रही थी और रहे थे लिखा है और समय भी दिया गया है तो हम लगाते हैं हैड बीन, और रहा होगा रही होगी और रहे होंगे, रहा होगा रही होगी और रहे होंगे लिखा होगा और समय भी दिया होगा, रहे होंगे तथा समय भी दिया हो तो हम लोग लगाएंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि केवल एक बार इसको आप अच्छे से रट लीजिए तो जो बार बार सोचना पड़ता है वो सोचना नहीं पड़ेगा, जो कंफ्यूजन रहती है वो दूर हो जाएगी। या आप डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब को याद करने आप टेंस पहचान सकते हैं अगर, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये मेथड जो हमने बताया वो ये है, अगर आप टेंस को नहीं पहचान पाते तो भी हम इस सब का प्रयोग करके आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस अब इसमें एक चीज़ यही बचती है जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कौन सी फॉर्म लगेगी। तो हमने आपको साफ बताया था कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, यानी कि चुका चुकी चुके के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे और रहा रही रहे के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। बात बची अब इंडेफिनिट की, यानी कि जिसमें ता ती ते लिखा होगा, गा गी गे लिखा होगा। तो इंडेफिनिट जो होती है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें यस या यत लगता है, कभी फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी सेकेंड फॉर्म लगती है। तो अब हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं हम। देखिए पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द लिखे होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। अब आता है अनुवाद का नियम। जो अनुवाद का नियम होता है वो आपको लिखवाया जाता है, हर एक सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग अनुवाद का नियम दिया जाता है। यानी कि सेंटेंसेस जैसा कि आप जानते हैं, या तो आपको मिलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा, या तो जो है आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा, या तो जो है इंट्रोगेटिव मिलेगा, और या जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव मिलेगा। ये आपको 4 तरह के सेंटेंसेस ट्रांसलेशन करने के लिए दिए जाते हैं। सभी में आपको जो है अलग अलग तरह के रूल्स दिखाए जाते हैं। यानी जैसे अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो है हम आपका हेल्पिंग वर्ब अगर लग रही है तो लगाएंगे, नहीं लग रही है तो नहीं लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब और उसकी जो भी फॉर्म लगनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। यानी कि किसी भी टेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, पूरे टेंसेस जितने भी टेंसेस हैं सब में जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं।
दूसरा जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है नॉट लगा के, तब हम मेन वर्ब लगा के और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव हो गया तो सबसे पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब को लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। लेकिन अगर ये WH से शुरू है, यानी कि इंट्रोगेटिव अगर वर्ड से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं और क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हमारा होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम मेन वर्ब को लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब को लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये इतना रूल आपको दिखाया जाता है, लेकिन हम जो दिखाएंगे आपको इससे छोटा रूल दिखाएंगे, केवल 2 वर्ड्स में दिखाएंगे हम आपको, और वो है हमारे सना और कसना। सना और कसना। देखिए, जब हम अनुवाद करेंगे तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? सना। सना एक अनुवाद का रूल हो गया, और दूसरा हमने कह दिया कसना। अब देखिए इसका मतलब क्या है। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर ए का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और एन का मतलब होता है नॉट, और दूसरे ए का मतलब होता है एक्शन। यानी कि हम इसको A1 और A2 का दें तो ये इसकी मीनिंग हो गई। अब आप सोच रहे होंगे ये तो उससे भी कठिन हो गया कि सब्जेक्ट लिखें फिर ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब क्या है? तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर उसके बाद जो है एक्शन। एक्शन का मतलब जो मेन वर्ब होती है। चलिए इसको और सरल कर देते हैं। एस का मतलब शुरू वाला का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो शुरू में लिखा है हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। एस का मतलब हम कर देते हैं शुरू वाला। A1 का मतलब हम कहते हैं क्या? अंत वाला मतलब जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती थी, ते थे, इसकी अंग्रेजी। फिर आता है एन का मतलब होता है नॉट, और A2 का मतलब होता है अंत से पहले वाला, यानी कि जो मेन वर्ब है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। और ये जो Q है, Q का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर सही से बनाते हैं हम तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट और एक्शन हो गया। कसना में क्या होगा? हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद नॉट होगा और फिर एक्शन होगा। तो ये याद हो जाता है तो ठीक, नहीं तो ये तो है ही है हमारे पास। सबसे पहले शुरू वाला, फिर अंत वाला, पहले शुरू का बनाएंगे, अंत वाला, नॉट और अंत से पहले वाला। तो देखिए जो सेंटेंसेस होते हैं हमें मिलते कैसे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो अफर्मेटिव और निगेटिव में ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव और निगेटिव में ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी ये फॉर्मूला जो लगाएंगे हम लगाएंगे अफर्मेटिव में और निगेटिव में, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अफर्मेटिव में क्या होगा? पहले शुरू का लिखेंगे, फिर अंत वाला, और क्योंकि उसमें नॉट तो होगा नहीं तो अंत से पहले वाला लिखेंगे। इसी तरह से जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड, फिर अंत वाला, फिर शुरू वाला और फिर अंत से पहले वाला। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर अंत वाला, फिर शुरू वाला, फिर नहीं और फिर अंत से पहले वाला बनाएंगे। इस तरह से जो है हम इसका अनुवाद करते हैं। कोई भी वाक्य होगा, आपका कोई भी टेंस आ जाए,
उसमें हम केवल यही फॉर्मूला लगाएंगे। यानी हमने देखा टेंस की पहचान बिल्कुल सिंपल शब्दों में, एक कहानी में। दूसरा हमने देखा हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो आईएनजी फॉर्म कब लगेगी, कब थर्ड फॉर्म लगेगी, कब यस या यस, कब सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो है स्ट्रक्चर, हमको कैसे लिखेंगे, किस शब्द को किसके बाद लिखेंगे, वो हमारा बताता है सना और कसना। तो हम इसके माध्यम से किसी भी टेंस का अनुवाद बड़ी आसानी से करेंगे। तो ये था हमारा अनुवाद का नियम, किसी भी टेंस के लिए अनुवाद का नियम। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।